इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि आप जो है आपका पुण्य बढ़े। आपके पुण्य को बढ़ाने के लिए त्योहार आते हैं, है ना? आप अपने पुण्य को नहीं बढ़ाओगे, आप उसमें आप जो है ज़्यादा मतलब केवल निरंकुश भाव हो जाएगा आपका, तो फिर उसको आपका लाभ नहीं मिलता है। मैंने हाँ, ऐसा होगा। उस दिन आप यदि कृतज्ञता का भाव ज़्यादा करते हो, पुण्य बढ़ाते हो आप, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ये हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज आपको यज्ञ का बताया, यज्ञ जरूर करना चाहिए। और यदि आप यज्ञ नहीं करते हो तो आपका त्यौहार सफल नहीं माना जाता है, क्योंकि सब चीज़ सूर्य और चंद्रमा और ग्रह से के द्वारा कनेक्टेड है। इसीलिए केवल आप जो आज के समय की जो फॉर्मेलिटी है उसको करोगे तो त्यौहार सफल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि त्योहारों का स्वरूप समय के अनुसार बदला है। ठीक है, जो समय है समय के अनुसार बहुत बदल चुका है। हर चीज़ बदल चुका है। इसलिए मूल को पकड़ने की आवश्यकता है। आज हम लोग बहुत दूर चले आए हैं, अपने मूल को छोड़ दिए हैं। मूल को छोड़ करके हम बहुत दूर चले आए, इसलिए हम जो है सही स्थिति पे नहीं हैं, है ना? इसलिए समस्याएं आती रहती हैं लोगों को। जी हाँ, बोलिए, जो पूछ रहे थे अभी। वंदना जी, हाँ। हाँ, इसको सभी लोगों को ध्यान रखना है कि उस दिन यज्ञ करना ही करना है। किसी भी परिस्थिति में आपको यज्ञ नहीं छोड़ना है उस दिन। ठीक है, जो जो लोगों को नहीं पता है तो वो लोग केवल गायत्री की 24 आहुतियाँ दें, महामृत्युंजय मंत्र की 12 आहुतियाँ दें, परंतु दें जरूर। गुड़ का जो है उस दिन मीठे का जो है आहुति देनी चाहिए। ठीक है, गुड़ की आहुति दे दीजिए, मीठे से आहुति दीजिए, जरूर दीजिए जरूर। ठीक है, पूर्णिमा हो या अमावस्या हो। तो यह जो है शरीर की सूर्य की से ज़्यादा कनेक्टेड है मीठा, तो इसलिए उसमें जो है सूर्य के रेज में प्रभाव पड़ जाता है। और इससे जो है मानवता, मनुष्य और जितने भी प्राणी जगत है उनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो है इस दिन जो है यज्ञ करने का प्रावधान किया गया है। और सारे त्यौहार हमारे यज्ञ से जुड़े हुए हैं। आज का जो सिस्टम जो है ना, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं लोग। कल छांदोग्य उपनिषद पढ़ाया इसीलिए मैंने ना, कि सब यज्ञ से जुड़ा हुआ है, सब उसकी किरणों से जुड़ा हुआ है और सब उसके प्रकाश से जुड़ा हुआ है। सूर्य को आप हवन करना शुरू कर दिए, सूर्य का जो प्रभाव है ना, धीरे धीरे जो पृथ्वी पे इतना तेज हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो आजकल तापमान जो बढ़ रहा है, तापमान को भी यदि कम करना है तो यज्ञ करना शुरू कर दीजिए, तापमान कम मेंटेन हो जाएगा। इतना बड़ा साइंस है यज्ञ में। आप देखो ना, अनादिकाल से सबने यज्ञ ही किया है। कोई भी ऋषि हुए हैं, सबने यज्ञ किया है और प्रतिदिन यज्ञ करते थे। उनके आश्रमों में गाय रहा करती थी, शुद्ध गाय का घी उपयोग करते हुए यज्ञ करें। ठीक है, तो ये साइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए गाय पालोगे तो गाय भी सूर्य का ही प्रतीक है। मैंने आगे बताया था आप लोगों को कि गाय भी सूर्य का ही प्रतिनिधित्व कर, सूर्य की पुत्री कही जाती है गाय। गाय को सूर्य की पुत्री कहा जाता है ना? तो इसीलिए ऋषियों के आश्रमों में गाय रहा करती थी और यज्ञ हुआ करता था। गाय के शुद्ध घी से खाते भी थे, यज्ञ भी करते थे। और इसी कंसेप्ट को हमारे देश से हटाया जा रहा है और लोगों को वीगन बनाया जा रहा है। ठीक है, वीगन बना करके, अगर वीगन का कंसेप्ट इतना खतरनाक है कि आने वाले समय में लोगों की हड्डियां नहीं बचेंगी, लोगों को इतनी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी कि मत पूछिए। दूध न पीने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, घी न खाने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी समस्या आगे समय में आने वाली मतलब होगी। अभी तो 10-20 साल तक जो बोल रहा है कि वीगन बनो, वो 10-20 साल तक रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको किसको आप जवाब दोगे? वो तो आपको मतलब डाइवर्ट करके चला गया। आज लोग जो जो है जितने इसके एक्सपर्ट लोग हैं, आपको डाइवर्ट कर दे रहे हैं कि वीगन बनो, वीगन बनो। आप ऋषियों का इतिहास उठा के देखो, सारे ऋषियों ने दूध, गाय का दूध पिया है, घी खाया है, दही खाया है, छाछ पिया है।
है ना? मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये दही नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं खाना चाहिए, वीगन बनना चाहिए। मैंने कहा कि बताओ कौन सा ऋषि जो है अगर आप नहीं करोगे तो इन पशुओं का पालन कौन करेगा? है ना? सब ऋषियों के आश्रमों में जो है गाय रहा करती थी। गाय तो आश्रमों की शोभा होती है। गाय नहीं तो आश्रम नहीं। है ना? अरे नहीं, ये गलत है। देखिए वेट जो है ना, मैं बता रहा हूँ, वेट के पीछे मत जाइए आप लोग। आपका जो जेनेटिक है ना, जो माँ बाप का जो ढांचा है ना, माँ बाप की अगर डबल शरीर है तो आपको भी डबल शरीर होगी, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। कुछ जेनेटिक चीजें होती हैं, जेनेटिक को आप नहीं मिटा सकते हो। अगर जेनेटिक को मिटाने की कोशिश करोगे तो कैंसर होगा। इसमें करीब 50% एक्टर लोग चले गए, पता है आप लोगों को? एक्टिंग करने के चक्कर में वो लोग इतना डाइटिंग किए कि सबको कैंसर हो गए, सब मर गए। अभी मर ही रहे हैं दिन रात अभी। ठीक है। नहीं, डाइटिंग आप उतना मेहनत करो, परंतु जो शरीर है ना, जो शरीर का ढांचा है उसको मत बदलने का प्रयास करो। ये बताइए, जो आपके जन्म से, आपके गर्भ से जो आपके माता पिता का जो शरीर मिला हुआ है, जो स्ट्रक्चर मिला हुआ, उसमें आप बदल दोगे क्या आप उसको? बोलिए। नहीं बदल सकते हो ना। मैं तो एक एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ कि जो मात्र एक रोटी खाती हैं, एक रोटी खाती हैं और दिन भर में 2 गिलास, 3 गिलास, 10 गिलास पानी पीती हैं। उनका शरीर और उनकी माता का भी शरीर वैसा ही है, 100 kg। उनके लड़की का भी शरीर वैसे ही है, उनके लड़कों का भी सारा शरीर वैसे ही है। एक ना बीपी है ना डायबिटीज है उनको, किसी को ना बीपी है ना किसी को डायबिटीज है, वो तो बोलो आप लोग। 100 से ऊपर वेट है। थाई इतनी मोटे, हमारे शरीर के बराबर मोटे मोटे थाइयां हैं। तो जो शरीर का स्ट्रक्चर है ना, उसको देखना चाहिए कि हमारे माँ बाप कैसे थे। जिसके माता पिता का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो बच्चों में आता है। आप उसको जीरो फिगर नहीं ला सकते हो। ठीक है। ये दुनिया को के सामने इतना बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, ठीक है, कि जो है लोग जो है इस शरीर के साथ छेड़छाड़ करें। ठीक है। और एक जो है चार्ट बना के दे दिया गया है कि तुम्हारी लंबाई इतनी होनी चाहिए, तुम्हारा वेट इतना होना चाहिए। शास्त्र में इतना, हम आयुर्वेद आयुर्वेद पढ़े, चरक संहिता पढ़े, सुश्रुत संहिता पढ़े, वाग्भट पढ़े, इसमें कहीं नहीं है। इसमें तो कहीं ऐसा है ही नहीं। बताइए। उसमें तो ये सब चीजें है ही नहीं है। तो इतना बड़ा स्वास्थ्य का, दुनिया के सबसे बड़े लोग, इनसे ज़्यादा बड़ा वैज्ञानिक ही नहीं कोई होगा। पूरी दुनिया इनके साइंस को मानती है। उन्होंने ऐसा कोई बात ही नहीं कहा। फिल्म वालों ने कह दिया जीरो फिगर बनाओ, वेट कम करो। मैं बोल तो रहा हूँ कि जिसका 100 kg वेट है उसको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है ना, उसको डायबिटीज है ना कोलेस्ट्रॉल है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं बताऊँ आप लोगों को, कि जिसका जो है वेट बहुत ज़्यादा है, मांस बहुत शरीर पे है, परंतु उसको कोई बीमारी नहीं है भाई। न उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, न उसका TSH बढ़ा हुआ है, न थायराइड बढ़ा हुआ, कुछ नहीं बढ़ा हुआ है। तो जो माँ बाप का शरीर है उसको स्वीकार करना चाहिए, बाकी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। फिर आपको भुगतना पड़ता है वो सारी चीज़ें। ठीक है ना? जी। हाँ, यज्ञ कुंड, हवन कुंड मिला है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही खत्म हुआ था वो। अभी जो है जितने भी मंदिर है ना, जितने मस्जिदें हैं ना, जितने मस्जिद हैं, सारी मस्जिदें जो है हवन कुंड पे ही बनी हुई हैं। सारे ऋषियों के आश्रम थे। जितने भी आजकल जितने भी मस्जिदें हैं ना, वो सब मंदिर हैं या तो ऋषियों के हवन कुंड हैं। ठीक है। हाँ। ये- वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उसमें ऋषियों के हवन कुंड को पाठ करके बनाए। वो लोग तोड़े नहीं है, डरते थे लोग। ठीक है। मंदिरों को तोड़े नहीं थे, मंदिरों को पाठ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाए हैं। या तो मंदिर मंदिर के ऊपर, उसका मंदिर का ऊपर वाला गुम्बद तोड़ करके ये लोग अपना गुम्बद बना देते। वो
जो है अलबरूनी आया था जो है मोहम्मद गजनवी के साथ में। वो लिखता है कि अलबरूनी लिखता है कि हम जब भारत आए थे तो जो मुगल थे इनको एक ही बस बहुत सबसे अधिक कला सबसे ज़्यादा इनको फास्ट में करने की कला थी, वो थी गुंबद बनाना। इस्लाम वाला जो गुंबद था ना, वो बनाने की कला इनमें बहुत तेज थी। वो लोग बहुत जल्दी बना देते थे, मंदिर के ऊपर का तोड़ करके, और जल्दी उसको मतलब स्ट्रक्चर दिखा देते थे कि ये मतलब मस्जिद है। उसको मस्जिद में कन्वर्ट करने की क्षमता जो है ये बहुत पहले थी उन लोगों की। अलबरूनी का इतिहास पढ़ेंगे, इल्तुतमिश का जो है, जो उसके साम्राज्य में जो जितने इतिहासकार हुए सब, औरंगजेब, मुगलों के काल के जो इतिहासकार हुए सब, वो सब लिखे हुए हैं सब चीज़ें कि मंदिरों को तोड़ करके या जयसालाओं को तोड़ करके जो है कैसे जो है इसमें वो किया जाए, मतलब वो बनाया गया इसको। भारत में यज्ञ हवन कुंड ही हुआ करता था। भारत में कोई मंदिर थोड़ी था, सब हवन कुंड था, और बड़े बड़े हवन कुंड थे। हम्म 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 कोई दे नहीं दिया, वो छीन करके वो आक्रमण करके बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं। वो लोग उस यही गड़बड़, कब्जा बस कर लिए हैं, बाकी और ऐसा कुछ नहीं। साउथ में भी ऐसे ही सब गुरुकुलों में जितने गुरुकुल चलते थे, जितने जो है यज्ञशाला हुआ करते, सब जगह उन्हीं का पूरा कब्जा है। सब जगह जो है कहीं तो संरक्षित है। लोगों ने छोड़ नहीं दिया, वो अपने ही लोग मतलब जो है मुसलमान जो है अपने यहाँ जो है धर्म से युद्ध करते थे, वो लोग छल से युद्ध करते थे। तो छल से वो लोग उनको मार करके अपने लोगों को जो है कुछ दे करके जो है लालच दे करके जो है इस तरह से सब मिटा दिए हस्ती को। परंतु बहुत लड़े हैं, हमारे देश के राजा कमजोर नहीं थे, बहुत लड़ करके मरे। इन लोगों ने क्या है ना, छल से मारा है। नहीं तो वो बड़े ही जो युद्ध किए थे हमारे जो देश के राजा राजा लोग थे, इनके इतिहास को नहीं लिखा गया है, इनकी वीरता को नहीं दिखाया गया है ना। और ये लोग ये जितने चोर थे, धोखेबाज थे, ये अपनी कहानी को अच्छी तरह से लिखवाए हैं सब, इसलिए गड़बड़ी हो गई। देखिए पहले, सबसे पहले ना, जो चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, तो सबसे पहले उन्होंने भारत के जो गुरु हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, उनको मारे थे। सबसे अधिक जो है, जब लॉर्ड मैकाले आया था तो उसने भारत की गुरु परंपरा को ही खत्म किया है। उसने जो आचार्य और गुरु हुआ करते थे गुरुकुलों में, मैं बता रहा हूँ 3 प्रांत का उसमें लिखा है जो है। एक तो पंजाब, और तीसरा पहला पंजाब, बंगाल, और बेल्लारी। बेल्लारी जो कर्नाटक का बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ जो है गुरुकुलों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ की जनता खुद चलाती थी। पंजाब और केवल जो है 1 लाख, मतलब 1 लाख गुरुकुल तो केवल बेल्लारी में था। बेल्लारी बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो उसमें ऐसा लिखता है लॉर्ड मैकाले कि 1 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे उधर। ठीक है, और अंग्रेजों ने उसको तहस नहस कर दिया। और ऐसे ही जो है, ऐसे ही गुरुकुल पंजाब में थे, और बंगाल में लिखता है, बंगाल प्रांत, पंजाब। हाँ, तो मैं गुरुकुल की बात कर रहा हूँ। तो गुरुकुल थे, तो उन गुरुकुलों को जो है उन्होंने नष्ट करने का काम किया, है ना। और इन्होंने क्या किया कि जो जो लोग ये मतलब गुरुकुलों को चलाने के लिए जो पैसा देते थे, उनको ही लॉर्ड मैकाले ने मरवाया, और जो शिक्षा देने वाले आचार्य थे उनको कटवाया। उन्होंने बहुत जड़ पे काम किया लॉर्ड मैकाले ने।
ठीक है। अगर कोई मतलब गुरुकुल को अनुदान देता था तो उसकी लड़कियों को, उसके बच्चों को मारते थे, उसको मतलब जो है उठा ले जाते थे। ये तीन अंग्रेजों ने, लॉर्ड मैकाले ने तीन मतलब राज्यों का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जो है जो वहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे, बेल्लारी का जो डिप्टी कलेक्टर था, और पंजाब का और बंगाल का, बाकी डिप्टी कलेक्टर जो है अपना रिपोर्ट नहीं दिए हैं। बाकी यहाँ के जो कलेक्टर थे, उन्होंने जो है लॉर्ड मैकाले को वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, एक सर्वे कराया था उसमें कि कितने गुरुकुल हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज जो है कलेक्टर थे, तो उन्होंने जो है लॉर्ड मैकाले को रिपोर्ट पेश किया था। और गांधी जी जो थे, आप लोगों को बता दूं, गांधी जी ने कहा था कि भारत जो है, अंग्रेज कहते थे कि भारत जो है शिक्षित नहीं है, भारत के जो है इसको सभ्य बनाना है। तो अंग्रेज कहते थे कि आपके आने, गांधी जी ने कहा था कि आपके आने से पहले भारत ज़्यादा सभ्य था, और आपने उसको, सोने की चिड़िया थी और आपने उसको तहस नहस कर दिया, और उसको तहस नहस करके छोड़ दिया, उसको फिर आगे नहीं कुछ बनाया। तो इस तरह से लॉर्ड मैकाले ने जितना, और मैक्स मुलर ने, लॉर्ड मैकाले का दोस्त था मैक्स मुलर, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले और मैक्स मुलर जो है दोनों दोस्त थे। मैक्स मुलर, लॉर्ड मैकाले जो है हमारी हमारी भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास किया, और मैक्स मुलर ने हमारे ग्रंथों को बदलने का काम किया, ठीक है। ये दो बहुत बड़े मतलब खतरनाक दुश्मन रहे अपने देश के। इन्हीं दोनों के कारण जो है हमारा देश पूरी तरह से बदल गया, और पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह से जो है हिंदू हिंदू नहीं रहा। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि जो ज्ञानी लोग थे इनको मरवा देते थे लोग, कटवा देते थे लोग, गोली मरवा देते थे। समस्या ये थी। अब वही लोग बचते थे जिनके पास किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है, किसी तरह का ज्ञान नहीं है। आज भी जो है इंग्लैंड की जो लाइब्रेरी है, उसमें भारतीयों को, रेड इंडियन भारतीयों को जाना जो है मना किया गया है, ठीक है। एक इतिहासकार हुए थे धर्मपाल जी, उन्होंने भारतीय इतिहास के डाटा को लेने के लिए वहाँ के लाइब्रेरियन से शादी किया था उन्होंने, ठीक है। उसी में काम करती थी, उन्होंने उससे शादी करके सारा डाटा जो है कैसे लिख के लेकर आते थे, पेन से हाथ पर लिख करके लेकर के आते थे, ठीक है। इतना बड़ा मेहनत किया उन्होंने धर्मपाल जी, और पूरी अपनी जिंदगी लगा दिया उन्होंने वहाँ की लाइब्रेरी में डाटा जी कलेक्ट करने के लिए, भारत को बताने के लिए। वही राजीव दीक्षित जी के गुरु थे वो, ठीक है। तो उन्होंने जो है इतना बड़ा मेहनत किया उन्होंने, उनके मतलब उनकी दो बेटियां थीं, और उस काम को वो कर रही हैं, वो इंग्लैंड में ही रहती हैं। तो उससे जो उन्होंने विवाह किया था, विवाह का उद्देश्य केवल था कि मुझे भारत को उसका वास्तविक स्वरूप बताना है, क्योंकि भारत को ये चीज़ पता ही नहीं था कि हम लोग इतना समृद्ध थे, हमारे पास इतना ज्ञान का भंडार था। और वो चीज़ें, लॉर्ड मैकाले की डायरी का पूरा फोटो कॉपी उसको करवाना, उस समय वो धर्मपाल जी लिखते हैं कि उस समय फ़ोटो स्टेट की व्यवस्था नहीं थी, मैं ज़्यादा था पत्नी के कारण जो है, और उसमें बैठता था और हाथ पे लिख करके जो डाटा जितना मैं लिख लेता था उतना लेकर के आता था। इतना बड़ा उन्होंने काम किया था, और उनके द्वारा ये लीक किया हुआ जो है अमेरिका के, जो इंग्लैंड की जो लाइब्रेरी है, वहाँ से ये डाटा हमें मिला था, ठीक है। और बहुत बहुत बड़े उन्होंने, जितना डाटा उन्होंने इकट्ठा किया उतना कोई डाटा नहीं लाया है। अभी भी भारतीयों को वहाँ पे अलाउ नहीं है, नहीं तो भारत की बहुत बड़ी रहस्य का पता चलता वहाँ से कि भारत वास्तव में क्या था, ठीक है। इन्होंने इतना इतना तहस नहस किया है कि मत पूछिए लोग। भारत सोने की चिड़िया वास्तव में था। अरब वालों ने ज़्यादा लूट लिया, मुगलों ने लूट के लेके गए, सब सोना अरब में लेके चला गए। अंग्रेज जो बचा था अंग्रेज लेके चले गए। जहाँ जहाँ से सोना, जहाँ ज़्यादा था वहाँ वहाँ पे इन्होंने पटरी बिछाया है, रेल की पटरियाँ वहीं वहीं बिछी हैं जहाँ से उन्होंने, उनको सोना ले जाने में आसानी हो, ठीक है। सोना, जो खदानें होती हैं, यही सब लूट के लेके गए हैं सब, ट्रेनों में भर भर करके जो है लेके गए हैं। सारी पांडुलिपियाँ उठा ले गए सब, ठीक है। इन्होंने हमारे देश की सारी पांडुलिपियाँ उठा ले गए, और इतना बड़ा परिवर्तन किया गया इसमें। तो इस तरह से तो कुछ जानने की आवश्यकता है। बाकी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, खोज करने की आवश्यकता है।
एक और अभी ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अमेरिका, अरब कंट्रियों में, इंग्लैंड जैसे देशों में, क्योंकि जहाँ से जो है आक्रमणकारी आए थे वो हमारे यहाँ से बहुत कुछ लूट के लेके गए हैं। तो वहाँ से हमको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है कि हमारा देश क्या था उस चाइना में दो वेनसांग और फाइयान आए थे, है ना। उन्होंने भी बहुत बड़ा 70 जहाज़ों पे, मतलब 70 ऊँटों पे लाद करके यहाँ से साहित्य लेके गया था वेनसांग और फाइयान। ठीक है। वेनसांग और फाइयान जो आए थे वो भी बहुत हमारे देश से ग्रंथों को लेके गए थे। तो ये सब सब अपने यहाँ से लेकर के टेक्नोलॉजी गए, बहुत डेवलप हो गए, और हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं, हम लोग इसलिए पीछे हो गए, है ना। और जो बचा यहाँ पे था उसको मैक्स मुलर ने पूरा बदल दिया। हम लोग अपनी ही संस्कृति से और अपनी सभ्यता से घृणा करने लगे। तो ये चीज़ें हो गई, पश्चिम की सभ्यता को अपनाने लगे। जी जी जी। अगर एक काम हो सकता है, या तो आप प्रशासन के पास जाओ। अगर आप अगर आप मान लीजिए ब्राह्मण हो तो आप प्रशासन के पास जाओ। अगर आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय जो शासन करने वाला है उसके पास जाओ। और नहीं हो तो फिर आप दूसरे से करवा सकते हो, और एकदम अति हो जाए तो फिर परशुराम तो बनना ही पड़ता है। ये चीज क्या था, देखिए इसमें क्या हुआ ना, हमारे देश के लोग कितने सीधे हुए करते थे कि ये लोग छल से सबसे पहले जो सबसे हाई ऊंचा व्यक्ति होता था, इसी के ऊपर जो है ये लोग अटैक करते थे, कि जो हेड हुआ करता। नहीं, जब जब ये मुगल आए तो उस समय ऋषि नहीं कोई बचा था। उस समय कोई ठीक है। देखिए हमारे समय में जो है, जब ये मुगल आए या सबसे पहले जो है यवन आए, चंद्रगुप्त के समय में, तो उस समय जो है कोई ऋषि कोटि का व्यक्ति नहीं हुआ करता था, जो आप कह रहे हैं कि अपने अंतर्दृष्टि से देख ले, देख करके जो है इस तरह का कार्य कर ले। तो इस तरह के लोग उतनी उच्च कोटि के नहीं हुए, धीरे धीरे इसका ह्रास हुआ है। साधना का धीरे धीरे स्तर गिरा हुआ है हमारे देश में। और दूसरी बात क्या है कि इन लोगों ने काम किया है, जो हमारे देश के जो ज्ञानी लोग हुए हैं उन्होंने काम किया है, करवाया भी है। परंतु क्या हुआ है कि जो राजा लोग थे, ये लोग जो है ये लोग जो है छल कर दिए, अपने आप में ही जो है छल करके ये लोग मारे गए। ठीक है। उसके बाद से जो है जो इनके गुरु आचार्य बचते थे, तो ये जो है चाहे मुगल हो चाहे जो ये अंग्रेज हो, फिर इनको जो ढूंढ ढूंढ करके मारे हैं सब। नहीं तो अगर ये चीज़ सुनिए, अगर एक भी आचार्य गुरु रहता तो क्या उसको नहीं खड़ा कर पाता। इन्होंने अंग्रेजों ने कितने गुरुओं को, आचार्यों को मरवाया है, इसकी कोई कल्पना थोड़ी है। ये सबसे पहले जो मुख्य लोग होते थे उन्हीं को मरवाते थे। जो एकदम असहाय लोग होते थे, जो कुछ नहीं कर पाते थे, जिनके अंदर कोई चेतना नहीं होती थी, उन्हीं को बस छोड़ के गए हैं ये लोग।
जैसे कश्मीर फाइल में था, सभी पुरुषों को मार देते थे, महिलाओं को छोड़ देते थे, महिलाओं और बच्चों को छोड़ देते थे, तो वो डरी हुई कौम हो जाती थी। तो हम लोग भी वही डरे हुए कौम के बचे हुए अवशेष हैं। इसलिए हमारे अंदर वो खून ही नहीं उबलता है, क्योंकि जो योद्धा लोग थे उनको तो पहले ही वो लोग मार दिए ना, छल से, बल से, जो भी हो। अब जहाँ पे एक व्यक्ति है वहां पे 1000 लोग जब आक्रमण करेंगे तो कैसे कोई बच पाएगा? समस्या ये पड़ जाती थी। हाँ, सिद्ध पुरुष थे, परंतु सिद्ध पुरुष की बात को ये राजा लोग, जैसे जैसे मैं बता, बहुत अच्छा कहा आपने। मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें जो सबसे बड़ा कारण रहा है मारने की शक्ति में, क्या जैसे कि चंद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे योद्धा तैयार करवाया, है ना। और सबसे पहला जो है उन्होंने मार करके भगाया। और 12वीं सेंचुरी में जो योगी लोग थे, वो चाहे शायद उतने अच्छे कोटि के योगी रहे जरूर होंगे, परंतु किस कारण से वो लोग इस चीज़ को नहीं कर पाए, अब ये खोजने का विषय है। नहीं तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि उस समय के जो सिद्ध या योगी पुरुष रहे होंगे वो कुछ नहीं किए होंगे। किए तो जरूर होंगे, परंतु क्या होता है कि हमारा इतिहास मिटाया गया है, हमें बताया नहीं गया वास्तविक इतिहास, है ना। ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई गुरु या योगी रहा हो और ऐसा न किया हो। अब यह है कि वो इतिहास पूरी हमें सच्ची कहानी नहीं पता है इसकी, ये चीजें हैं। नहीं तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई योगी रहा हो, कोई सिद्ध पुरुष रहा हो और उसने मदद न किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और यहाँ पे लोग मर रहे हैं और बैठ करके वो ध्यान लगाता हो, ऐसा तो कोई योगी नहीं रहा होगा। ठीक है। नहीं, देखिए क्या हुआ है, संतों की हिस्ट्रियों को, जैसे मुगल मुगल राज आया तो मुगलों ने नष्ट किया, मुगलों के बाद अंग्रेजों ने सबसे अधिक जो है हमारे जो है ना मतलब इतिहास को मिटाने का सबसे अधिक प्रयास इन्होंने ही किया है। सबसे अधिक प्रयास किया इन्होंने। मुगल तो लूट खसोट करते थे, इनको इतिहास से मतलब नहीं था इनको। ये तो लूट और बलात्कार, इनका दो ही काम ही था बस। इसके अलावा इनको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चलता था इनका। सबसे अधिक बुद्धिमान जो आए थे वो अंग्रेज आए थे, और इनका ज़्यादा दिमाग चला। इन्होंने इतिहास का पूरा तहस नहस कर दिया। उसके बाद से जो गद्दी पे बैठे थे, जब ये नेहरू बैठे, तो उसके बाद से इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। वास्तविक इतिहास बताया ही नहीं गया, लिखा ही नहीं गया। और जो सही थे, जो महायोद्धा थे, उनके इतिहास को तो हमको हमको पता ही नहीं है कि वो उन्होंने क्या क्या कार्य किया था। वो इतिहास हमें पढ़ा ही नहीं गया। और कोई लिखने वाला भी रहा होगा तो उसको जला दिया गया होगा, है ना। इसीलिए हमें नहीं पता है। हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य जो खड़ा किया होगा, इतने बड़े योद्धा जो तैयार किए होंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग ज्ञानी नहीं रहे होंगे। उनको भी मारा गया है। ऐसा नहीं कि वो लोग बचे हैं, वो लोग भी मारे गए हैं, उनको भी मारा गया है। क्योंकि राजा के साथ ये लोग सब रहते थे ना, गुरु भी रहते थे, उनके सलाहकार भी रहते थे, आचार्य भी रहते थे, गुरुकुल भी रहा करता था। तो उनको पता था कि गुरुकुल में ही जो है राजा के बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है सबसे पहले गुरुओं को ही खत्म करते थे वो लोग, कि अगर ये रहेंगे तो फिर साम्राज्य खड़ा हो जाएगा, है ना। और इसीलिए जो है वो कहानियां लड़े होंगे, ऐसा नहीं है। वो कहानियां हमें नहीं पता है कि कितनी वीरता से वो लड़ करके और मर गए होंगे, ये हमें नहीं बताया जाता है। हमें जो है ये सिखाया जाता है कि हमारे देश के जो योगी हैं या महापुरुष हैं वो कायर थे। ठीक है, यही चीज़ पढ़ाया गया है। वास्तविक इतिहास हमें नहीं बताया गया है। अगर हम लोग ये ढूंढने, छिपाया गया है वो। हाँ, यही चीज़ ना, यही चीज़ लाड़ में काले लिखता है। लाड़ में काले अपने डायरी में लिखता है कि किसी भी राष्ट्र को यदि कमज़ोर करना है तो उसके इतिहास को ख़त्म कर दो। ठीक है।
उसके इतिहास को ख़त्म कर दो, वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। उसके डायरी को मैंने बहुत अध्ययन करने का प्रयास किया है। जितना डॉक्यूमेंट है मैं देखने का प्रयास किया हूँ उसमें, ढूँढने का प्रयास किया हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे अधिक यदि इतिहास पे अगर किसी ने वार किया है तो लॉर्ड मैकाले ने किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले विद्रोह खड़ा किया था इसके खिलाफ। और यही इसको पितामह थे, जो है आज़ादी के पितामह थे। उन्होंने बहुत बड़े क्रांतिकारियों को जन्म दिया, बड़े बड़े क्रांतिकारी लाजपत राय से लेकर के, है ना, बड़े बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह से लेकर के, चंद्रशेखर आजाद से लेकर के बड़े बड़े क्रांतिकारियों को उन्होंने जन्म दिया। नहीं उपयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं वो लोग इसलिए नहीं करते हैं कि जैसे शरीर भाव जिसका खत्म हो जाता है ना, तो जिसका शरीर भाव खत्म हो जाता है, और जो राजा है, राजा जो है अगर उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं दिखाता है, ठीक है, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। आज भी बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं, अगर राजा उनके पास सहायता मांगने के लिए नहीं जाता है तो वो फिर उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। वो फिर वो शरीर अपना छोड़ करके फिर इस झंझट में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि फिर हमने इतनी मेहनत किया है, इतनी मेहनत करने के बाद हम इस रास्ते यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर क्यों इसको मतलब हम वो करें। हाँ, मानवता के कल्याण के लिए यदि करना होता है तो करते हैं, ऐसा नहीं बात नहीं करते हैं योगी लोग, परंतु क्या होता है कि इस चीज़ को जो है हाईलाइट नहीं होने भी नहीं देते हैं, और जो है लोग उस जो अगर हुए भी होंगे तो उसको छिपाया गया होगा, दिखाया नहीं होगा, लिखने वाले नहीं होंगे, इतिहासकार नहीं लिखने वाले होंगे। आज के समय में बताइए कौन, अब सरकार इतिहास लिखवाती है क्या? भारत सरकार इतिहास लिखवाती है अभी का? अब पता नहीं क्या है कि कोई इतिहास लिखता है कि नहीं लिखता है। पहले तो ऐसे, पहले हर राज्य में, हर राज्य को ये चाहिए कि अपना इतिहास लिखवाए, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना इतिहास लिखना चाहिए। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी डायरी डेली लिखो, कम से कम कुछ तो अवशेष छोड़ के जाओगे आप लोग, है ना। प्रतिदिन की डायरी लिखना शुरू करो आप लोग, जो आप सुबह से लेकर के शाम तक जो भी होता है, सुबह से लेकर शाम तक का उसको एक समराइज करके लिखो आप, तो इससे बहुत कुछ आप अवशेष छोड़ करके जा सकते हो। हम्म। और क्या, सन्यासी लोग ही पहले, राजा लोग ना, सुनिए, हाँ बहुत अच्छा आपने बात, राजा लोग जो थे ना, राजा लोग जो थे बहुत ही अपने मद में चूर थे, नशे में, जो है भोग में बहुत लिप्त हो गए थे। इनको इतना उसमें लिप्त हो गए थे कि कोई बाहरी भी आक्रमणकारी आता था तो ये लोग जो है उसके प्रति ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेते थे, सीरियस कोई प्रभाव नहीं दिखाते थे, सीरियस अटैक नहीं करते थे, और भोग विलास में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते थे। इसीलिए समस्या आ गई सारी चीज़ें वहाँ आपस में। जैसे कि अब जैसे कि ये है चंद्रवरदा, नहीं वो क्या नाम था उसका, पृथ्वीराज चौहान है, क्या नाम था उसका, जयचंद ने, जयचंद ने खुद जो है उसने बुलाया था मुसलमान को कि आओ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पृथ्वीराज चौहान को आक्रमण करो, खुद मरवाया था उनको पृथ्वीराज चौहान को। तो हिंदुओं का अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान। उसी के बाद तो पूरे भारत में घुसे, वहीं से दिल्ली से ही तो पूरे भारत में घुस गए वो लोग। पृथ्वीराज चौहान हारा कि पूरा भारत खत्म हो गया, दक्षिण से लेकर के उत्तर से लेकर दक्षिण, मध्य से लेकर सब कुछ नष्ट हो गया। यही तो काम था पृथ्वीराज चौहान अगर, हाँ तो यही तो अपने देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि ज़्यादा दयालु भी राजा लोग जो है ज़्यादा दयालुता दिखा देते थे, और अंग्रेजों को, और दूसरी बात पता है आप लोगों को, अंग्रेज जो है भारत में कैसे आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। इस, हाँ, तो भारत के जो राजा लोग थे उन्होंने कह दिया कि तुम व्यापार करो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। पता है आप लोगों को,
यहाँ के राजा लोगों ने की बहुत बड़ी गलती है और इनको ऐसे छोड़ दिया, कोई उनके ऊपर प्रतिबंध सब कुछ हटा दिया कि मतलब तुम लोग व्यापार कुछ भी करोगे, तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तुम भारत में जो भी करना है करो। ऐसे उन्होंने खुली छूट दे दी अंग्रेजों को। इस कारण तो भारत हमारा अपना देश गुलाम हो गया अंग्रेजों के। हाँ, हृदय की आभारता दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत मतलब ऐसा हूँ, इस करने के लिए पूरा जो है वो आगे वो भाई पूरा चढ़ बैठा वो, है ना। नई नई अब तक पीढ़ियां भुगत रही, है ना। इन लोगों की छोटी सी गलती के कारण जो है कितना बड़ा भुगतना पड़ा अब तक। हाँ, हाँ, वो फिर अब जब तक अब वही है कि पुनः पुनः से भारत के इतिहास को खोजा जाए, खोज करके पुनः से जो है भारत के लोगों को पुनः से जगाया जाए, है ना। तभी ये चीज़ संभव है, नहीं तो फिर तो हमारे अंदर गुलामी का जो है बीज तो आ ही गया है, उसका असर तो दिख ही रहा है। हम्म। तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। लिखते हैं, लिखते हैं वो लोग। अच्छा, इस डाटा रहता है ना, नहीं डाटा रहता है, बाकी जो अच्छा 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 अच्छा। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है तब तो। ये अगर इसको संरक्षित रखा जाता है हर जिले का और उसको, तो बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। अगर सरकार रखती है तो बहुत अच्छी बात है। और इसको जो अभी जो सरकारें हैं जो जिन्होंने जो काम किया है उसका भी इतिहास लिखना चाहिए कि मतलब इस काल में ये हुआ था, ऐसे हुआ था। और रखे होंगे, ऐसा नहीं होगा, रखे होंगे जरूर, परंतु हमें नहीं पता है। ठीक है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रभावी जो होती है ना चीज़ें, उसी को लिखना चाहिए। जो आपके जीवन में विचार में, भाव में, लोगों के, आपके जहाँ पे आप गए, कुछ चीज़ देखे, कुछ चीज़ आपको ज़्यादा प्रभावित कर दिया, है ना, कुछ नई चीज़ों को देखा, कुछ पुरानी चीज़ों को देखा, तो जो सबसे उसमें हाईलाइट चीज़ें हैं। अब जैसे ये नहीं कि आप ब्रश कर रहे हो डेली, तो ब्रश कर रहे हो उसको नहीं लिखना है कि मैंने सुबह ब्रश किया, सुबह टॉयलेट गया, ये इसको नहीं लिखना है। ये तो सबको पता है कि आप ये करोगे ही करोगे। हाँ, जो भी उसमें जैसे कि जैसे कि मैंने कुछ लोगों की डायरी देखा, तो उन्होंने नाश्ता कब किया, ब्रेकफास्ट कब किया, टॉयलेट कब गए, उसमें ये भी सब लिख देते हैं। तो ऐसे डायरी नहीं लिखते हैं। हाँ, डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, अब पकड़ाया आपने। जो रेगुलर मतलब आपकी जो दैनिक आप, परंतु परंतु एक बार जो है ना आपको अपनी दिनचर्या उसमें भी इंक्लूड करनी है। एक बार एक दिन कहीं किसी दिन कोई मैटर नहीं मिलता है, तो उस दिन अपनी दिनचर्या को जरूर इंगित करो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां अगर पढ़ती हैं तो वो भी इस चीज़ को देखेंगी कि हमारे जो भी डायरी लिखा है वो उनकी दिनचर्या क्या थी। नहीं, डायरी लिखिए, डायरी के टॉपिक आप जो डालना हो डाल दीजिए। और
परंतु उसमें कुछ विशेष चीज़ों को लिखिए। जैसे आपके जीवन में किसी व्यक्ति से मिले, कुछ आपने सुना, किसी से ज्ञान लिया, कितना प्रभावित हुए। हाँ, हाँ, तो लिखते जाओ आप। जितना आपको याद है उतना लिखते जाओ, तो आपका बहुत बड़ा ज्ञान बन। हाँ, जो आपके मन को छू दिया उसको लिखो। हाँ, 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 ऑटोबायोग्राफी भी हो जाएगी कि मतलब। हाँ, आज से सुनिए, अभी आप लोगों के अनुसार अंग्रेजी नव वर्ष है, नया वर्ष अपना भी आने वाला है। तो या तो मार्च से लिखना शुरू करो, या तो अभी अभी से लिखना शुरू करो आप लोग। कम से कम जितने दिन जियोगे उतने दिन तक बहुत कुछ अच्छी चीज़ें लिख के जाओगे, क्योंकि सभी लोग अब अच्छे ज्ञान से जुड़े हुए हो। तो अगर आप लोग जो ज्ञान सुन रहे हो उसका भी सार यदि आप लिख देते हो, तो आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका भी जो आप लोग पढ़ रहे हो, इसका भी आप कुछ समाज को, देश को, दुनिया को दे के जाओगे। ऐसे लिखने बैठोगे तो कुछ नहीं लिख पाओगे। इसलिए डेली का लिखोगे कुछ ना कुछ, तो आप बहुत कुछ लिख लोगे, है ना। तो डेली आप लोग एक डायरी लिखना शुरू करो, तो इसे देखना आपको एक बहुत बड़ा। हाँ, तो लिख तो लिख रहे हैं ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लिखते रहिए ऐसे। सभी लोग ऐसा काम करिए सर, समझ रहे हैं। जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आप सभी ऐसा लिखना लिखना शुरू करिए, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना। आपको अब आप एक साल पहले की अपनी बात, जैसे आप लोग पुराने फोटो को देखते हो तो कैसा मन करता है कि इसको बार बार देखें। जैसे पुराना अपना ही फोटो कई बार देखने का मन करता है कि अरे ये इतने समय में मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी है। तो उसी तरह से जब अपनी लिखी हुई डायरी को देखोगे ना आप, तो बड़ा आपको आनंद आएगा। अपने मन में ही एक प्रसन्नता आएगी कि देखो, मेरा भाव ऐसा था, मेरा विचार ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं पहले ऐसा था, अब मैं जो डायरी लिखा उसमें मेरा बहुत बदलाव हो गया। स्वाध्याय काल में लिखोगे तो और नई नई ज्ञान की बातें लिख सकते हो अभी आप लोग। जो यहाँ पे पढ़ते हो, जो सुनते हो, उसका भी वर्णन उसमें आप कर सकते हो। जो आपके दिल को जो है टच करता है, जो प्रभावित करता है, उस बात को आप इंगित कर सकते हो, है ना। तो ये लिखना शुरू करो, इससे बहुत कुछ मतलब आप लोग समाज के लिए दे के जा सकते हो। ठीक है। तो अभी एक बहुत बड़े वो हैं, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा है। जय कृष्ण मूर्ति, है ना। जय कृष्ण मूर्ति जो है, तो जय कृष्ण मूर्ति का जितना भी आजकल ज्ञान है, उनका सब डायरी तो वाला है ज्ञान। उनकी जो उन्होंने ज्ञान अपने डायरी में जो ज्ञान लिख के गए, वो सारा ज्ञान आज प्रचारित प्रसारित लोग करते हैं। जय कृष्ण मूर्ति भी बहुत बड़े विचारक हुए, वो भी अच्छे विचारक थे, परंतु वो एनी बेसेंट से ज़्यादा प्रभावित थे वो। ठीक है। तो एनी बेसेंट ने उनको पढ़ाया लिखाया था। तो परंतु यह है कि उनके ऊपर भारतीय अध्यात्म का बहुत गहरा प्रभाव था, जय कृष्णमूर्ति। तो उनके ऊपर भी बहुत, उन्होंने भी इस तरह से बहुत से लेख लिखे हुए हैं। आज उनकी डायरी ही आज पुस्तक के रूप में बिकती है, पता है आप लोगों को। जय कृष्णमूर्ति की जितनी डायरियां हैं वो सारी पुस्तक के रूप में मिलती हैं। देखिए, जो विद्वान होता है वो कोई नहीं लिखता है, लेख वो नहीं लिखता है। जो ज्ञान देता है उसे लोग लिख पुस्तकें लिख देते हैं। ठीक है। तो उसके आधार पे आप लोग चाहो तो बहुत कुछ लिख सकते हो। डेली आप लोगों को नया नया ज्ञान मिलता है, तो नए नए ज्ञान को आप लोग अपने डायरी में इंगित कर सकते हो, है ना। तो ये है। नहीं, अपने हिंदू शुक्ल और कृष्ण पक्ष में। देखिए, वो कैलेंडर में आप देखेंगे ना, आप जो भी आप कैलेंडर अपना जो पर्सनल वाला है आपके पास में, जो हिंदी वाला या जो भी है, उसमें देखिएगा तो वो कृष्ण पक्ष में कब आता है, शुक्ल पक्ष में आता है। अब मुझे भी वो पूरा उसका डिटेल नहीं पता है, तो आप उसका देख लीजिएगा। हम्म। हाँ, तिथि के अनुसार इसलिए मनाना चाहिए कि जो है, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, है ना। तो सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं, राशि, नक्षत्र,
जब एक सीध में जब पढ़ते हैं तो तिथि और राशि और नक्षत्र जब एक सीध में पढ़ते हैं तो उस दिन जो आपका जन्म होता है तो वो आपके लिए बड़ा शुभ घड़ी होता है। उस काल में जो एक सीध में होती है, एक सीध में होते हैं तो वो जो आपके लिए उसी तिथि पे ही आती है, बाकी तिथि के अलावा डेट पे नहीं आती है वो। ठीक है, नहीं आती है, डेट पे नहीं आती, तिथि में आती है, ध्यान रखना। तिथि के अनुसार मंगाते हो, जैसे कि आपका जन्म हुआ होगा कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में प्रथमा या द्वितीया को, ठीक है, तो उसके अनुसार जो है आपको जो है अपना जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन मनाना चाहिए। ठीक है, हाँ, जो भी तिथि नक्षत्र राशि ये जब जितने आते हैं ना उन, हाँ, तिथि के अनुसार मनाइए। ठीक है, उसी तिथि पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर उस दिन बहुत पड़ता है ना, नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, राशियों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए जो है उस दिन जन्मदिन मनाना चाहिए। और डेट के हिसाब से कोई आपका कोई भी, न सूर्य आपके अनुकूल होता है, न चंद्रमा आपके अनुकूल होती है, न पृथ्वी आपके अनुकूल होती है, कोई अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल सब होते हैं, इसलिए जो है उस दिन आपको नहीं मनाना चाहिए डेट के हिसाब से। ठीक है, आप बताइए जितने हमारे देवी देवता हैं सबका हम लोग किस दिन मनाते हैं? तिथि के अनुसार, पुण्यतिथि जयंती सब उनको तिथि के अनुसार मनाते हैं, परंतु अपना जन्मदिन है वो डेट के हिसाब से मनाते हैं। ठीक है, डेट पूरी तरह से गलत कंसेप्ट है। ठीक है, डेट के हिसाब से, हाँ, आपके आप देखिए उसको निकालिए, और उसमें आप निकालेंगे तो आपको आपका तिथि पक्ष देख लीजिएगा, महीना देख लीजिएगा, तिथि देख लीजिएगा कौन से पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में है कि कृष्ण पक्ष में है, कौन सी तिथि को आपका जन्म हुआ था, और उसी तिथि को मनाओ, आप डेट मत देखना। ठीक है, डेट वाला सबसे बेकार होता है, देखना उस दिन जन्मदिन मना कर देखना आप लोग कितना प्रभावी होता है। और जब आप जन्मदिन मनाना तो एक उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ, जितने साल के हो ना उतने दीपक जलाओ आप। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 50 साल है तो 50 दीपक जलाओ, 60 साल है तो 60 दीपक जलाओ। अब क्यों जलाना चाहिए? क्योंकि उस दीपक के जलने से, घी का दीपक जलाना, ठीक है, या तेल, नहीं घी है तो तेल का जलाना, तो इससे जो है वायु की शुद्धि होती है। घी से सबसे अधिक, घी का दीपक जलाने से उतना दीपक जलाएंगे तो वायु का शुद्धि होती है। क्या करना? हर दीपक को जलाते हुए गायत्री मंत्र का एक एक मंत्र पढ़ते जाना। ठीक है, और आप दीपक जलाते जाना। ठीक है, तो इस तरह से आपका जन्मदिन इतना बेस्ट हो जाएगा। और भारत की दीप यज्ञ, और भारत की जितने भी मिठाइयाँ हैं उन मिठाइयों को रखना, केक मत रखना। ठीक है और फिर जो है कुछ लोग तो भारत की जितनी मिठाई, जितने वर्ष के होते हैं उतनी मिठाइयाँ लाते हैं। एक लोग हैं वो जितने वर्ष के हो रहे हैं, उनका लड़का जो है 15 साल का था तो 15 मिठाई लाए थे, बोले थे कि हम केक नहीं खिलाते हैं, 15 मिठाई खिलाते, 15 तरह की, मतलब जो है मिठाइयाँ, रसगुल्ले जो है, और कुछ लोग तो 56 भोग भी बनाते हैं अपने जन्मदिन के दिन, तो केक की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर। देखिए चावल से ना, आपको पता है जो वहाँ का ये जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी की जो 56 भोग की जो मिठाइयाँ बनती हैं, जो अनाज बनता है केवल चावल से बनता है। बड़ी मजे की बात बता दूँ, उसमें गेहूँ यूज ही नहीं किया जाता। मैंने पूछा वहाँ के जो रसोइये हैं ना, मैं गया था तो मैं उनसे पूछा कि ये 56 भोग बनता कैसे है, तो उन्होंने बोला पूरा चावल से बनता है। मैंने कहा आटा नहीं यूज करते? बोले आटा यूज ही नहीं करते हैं वो, टोटली चावल से बनता है। सोचो आप लोग। तो हमने पूछा कि ये चावल ही पहले अनाज था, तो बोले कि वो वहाँ के जो बनाने वाले थे वो बोले कि चावल ही पहले भारत का मुख्य, मतलब भोजन आहार हुआ करता था, तो इसीलिए जो है चावल से सारे तरह के व्यंजन बनते हैं, है ना? तो
बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, वो तो बस रूम की शुद्धि करेगा, बाकी बाकी बहुत बड़े स्तर पे काम नहीं हो सकता है। हवन करना चाहिए, हवन बहुत जरूरी है। आप तो बस अपने जहाँ पे दीपक इसलिए जलाया जाता है कि जो आपके घर में जो वायु की दुर्गंधता होती है, जो दूषित वायु है जो आपके शरीर से निकल रही है, क्योंकि रूम दरवाजा बंद करके रखते हो, तो उसको कम से कम वो शुद्ध कर दे। इसीलिए जो है घर में दीपक जलाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कि आप एक जिस घर में रह बहुत अच्छी बात। देखिए ऐसे आप लोग भी जलाइए। ठीक है, आप लोग। तो ऐसे आप लोग दीप, परंतु यज्ञ जरूर करो, आप लोग यज्ञ को मत छोड़ो। ठीक है, तो ये रहा आज का विषय, है ना। तो इस विषय को हम लोग पूरा करते हैं।